तो पिछले लेक्चर में अपन ने देखा कि धारा क्या होती है, कैसे फ्लो होती है, उसकी डेफिनेशन ली, उसका मात्रक लिया, सीजीएस मात्रक, इस सब के बारे में अपन ने पता करा कि वो सदिश है या अदिश। उससे आगे कंटिन्यू करते हैं अपन धारा के इम्पोर्टेंट पॉइंट, विशेष बिंदु। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनना। सबसे पहला, धारा किसी भी चालक पदार्थ के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ए पर निर्भर नहीं करती है। जो धारा होती है वो चालक पदार्थ के क्षेत्रफल पर डिपेंड नहीं करती, चाहे क्षेत्रफल छोटा हो बड़ा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था, इसीलिए अपन घरों में जो तार यूज करते हैं उसमें बहुत सारे छोटे छोटे तार होते हैं। क्यों? क्योंकि धारा क्षेत्रफल पर डिपेंड नहीं करती। जो जितने ज़्यादा तार होंगे धारा उतनी ज़्यादा मिलेगी। ठीक है, जैसे देखते हैं कि इस क्षेत्रफल में ये A1 एरिया ले लेते हैं, ये A2 ले लेते हैं और ये A3 ले लेते हैं। इसमें धारा I1, इसमें I2 और इसमें I3 जा रही है। क्षेत्रफल अलग अलग है, ये छोटा बड़ा इससे बड़ा। ठीक है, धारा I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I3, तीनों में धारा का मान क्या है? एक समान है। अर्थात धारा कभी भी चालक तार के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरा देखो, जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित होती है तो उस समय चालक तार विद्युत का उदासीन होता है। क्या? अगर किसी चालक तार में धारा प्रवाहित हो रही है, मैं कह रहा हूं कि इसमें प्रवाहित हो रही है, इसका मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि धारा नहीं चल रही है। जब धारा प्रवाहित होती है तो उस समय जो चालक तार होता है वो विद्युत का क्या रहता है? उदासीन। मतलब उसमें धनावेश और ऋणावेश की मात्रा क्या रहती है? एक समान। ठीक है, तीसरा पॉइंट, किसी भी चालक तार को यदि स्रोत से संयोजित नहीं किया जाता है तो उस समय चालक तार में नेट आवेश प्रवाह शून्य होता है। नेट आवेश प्रवाह क्या होता है? शून्य होता है, जिसके कारण धारा भी क्या होती है? शून्य प्राप्त होती है। मतलब कोई चालक पदार्थ है, किसी चालक पदार्थ के अल्पांश क्षेत्रफल में अपन देखते हैं कि इस तरफ और इस तरफ जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक समान है। बाएं से दाएं और दाएं से बाएं जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है? समान है। आवेश वाहक का नेट प्रवाह क्या हो जाएगा? जीरो। आवेश वाहक जो प्रवाहित होंगे इस तरफ और इस तरफ वो क्या होंगे? बराबर होंगे, जिसके कारण उसमें धारा का मान क्या होगा? शून्य होगा। ठीक है, नेट आवेश प्रवाह शून्य होने के कारण धारा भी अपने को क्या मिलती है? शून्य। डेफिनेशन से पता पड़ता है कि आवेश वाहक शून्य होगा तो धारा अपने आप ही क्या है? शून्य है। चौथा, धारा एक अदिश राशि है। क्यों? क्योंकि यह सदिशों के नियम की पालना नहीं करती।
मेन इंपॉर्टेंट चीज धारा अदिश राशि है क्योंकि ये सदिशों के नियम की पालना नहीं करती है। चारों पॉइंट क्लियर है। किसी धारा किसी भी चालक पदार्थ के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करेगी। ठीक है, किसी चालक तार में धारा प्रवाहित होती है तो उस समय चालक तार विद्युत का उदासीन रहता है। ठीक है, अगर चालक तार को किसी स्रोत से नहीं जोड़ा गया है तो उस समय उसका नेट आवेश वाहक शून्य होता है, जिसके कारण धारा भी क्या होती है, शून्य मिलती है। ठीक है, धारा एक अदिश राशि होती है। बस देख लो एक बार। अब देखो अगला पॉइंट, भिन्न भिन्न स्थितियों में धारा अलग अलग आवेश वाहक के कारण प्रवाहित होती है। अगर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आए तो कमेंट कर देना, हैंड टू हैंड जवाब मिल जाएगा आपको। अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो, अगर ये टॉपिक कहीं भी समझ में नहीं आए तो तुरंत पूछ लेना। भिन्न भिन्न स्थितियों में धारा अलग अलग आवेश वाहक के कारण प्रवाहित होती है। मतलब अलग अलग कंडीशन में धारा भी अलग अलग इलेक्ट्रॉन, किसी इलेक्ट्रॉन के कारण होगी, कभी धनायन ऋणायन के कारण होगी, कभी होल और इलेक्ट्रॉन के कारण होगी, कभी किसी के कारण होगी। मतलब डिपेंड करता है कि कौन सी स्थिति है। तो स्थिति अलग होगी तो आवेश वाहक भी क्या होंगे, अलग होंगे। ठीक है, जैसे पहला चालक पदार्थ एवं निर्वात नली में आवेश धारा इलेक्ट्रॉन के कारण प्रवाहित होती है। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि चालक पदार्थ एवं निर्वात नली में धारा किसके कारण होती है, इलेक्ट्रॉन के कारण होती है। क्लियर है। दूसरा, अर्धचालक पदार्थ में धारा इलेक्ट्रॉन तथा होल के कारण प्रवाहित होती है। अर्धचालक में धारा किसके कारण प्रवाहित होगी, इलेक्ट्रॉन और होल के कारण। ठीक है। तीसरा है विद्युत अपघट्य में धारा धनायन तथा ऋण आयन के कारण प्रवाहित होती है। जो विद्युत अपघट्य होता है उसमें धारा किसके कारण होगी, धन के कारण, आयनों के कारण, धनायन और ऋणायन के कारण। लास्ट, परमाणुीय गैस से भरी विसर्जन नली में धारा इलेक्ट्रॉन तथा धनायन के कारण प्रवाहित होती है। लास्ट क्या है, परमाणु गैस से भरी विसर्जन नली में जो धारा होती है वो किसके कारण होगी, इलेक्ट्रॉन और धनायन के कारण। ठीक है। तो अलग अलग स्थितियों में धारा भी अलग अलग आवेशवाहक है। यहाँ पर आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ अर्धचालक में आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन और होल है। ठीक है। विद्युत अपघट्य में आवेशवाहक धनायन और ऋणायन है। वहीं परमाणु गैस से भरी विसर्जन नली में आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन और धनायन है। क्लियर है। ठीक है। अब देखो अगला टॉपिक, धारा घनत्व। इसे जे द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ये एक सदिश राशि होती है। सीधी सी डेफिनेशन लेते हैं अपन, जे इज इक्वल टू डेल आई अपॉन डेल ए एन के। एकांक क्षेत्रफल में यदि सिंपल है एकदम, यदि डेल ए इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर देन जे सदिश इज इक्वल टू डेल आई। यदि क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो तो धारा घनत्व कहलाएगी।
सीधी सी बात, यदि क्षेत्रफल क्या हो, एकांक हो, तो धारा ही क्या कहलाती है, धारा घनत्व। घनत्व के नाम से अपने को पता पड़ जाता है कि किसी जगह पर धारा कितनी है, या कोई भी चीज़ हो वो कितनी भरी जा सकती है, वही उसका घनत्व होता है। तो अपन यहाँ क्या बात कर रहे हैं, एकांक क्षेत्रफल में धारा कितनी है, वही उसकी धारा घनत्व है। सिंपल सी बात है। डेफिनेशन क्या बनेगी, देखो कि एकांक क्षेत्रफल में प्रवाहित होने वाली धारा ही धारा घनत्व कहलाती है। ठीक है, देखो कोई अल्पांश क्षेत्रफल ले लेते हैं अपन, ds dA, ठीक है, j। कोई अल्पांश क्षेत्रफल ले लेते हैं dA, ठीक है। dA क्षेत्रफल से मान लेते हैं धारा प्रवाहित हो रही है I धारा प्रवाहित हो रही है, तो उस कंडीशन में उसका धारा घनत्व क्या हो जाएगा, डेल I डिवाइडेड बाई डेल A। एन कैप उसकी क्या है, दिशा, किसकी, धारा घनत्व की दिशा। अगर यही चीज मैं कह रहा हूं कि इस थोड़े से एंगल पर झुक गई है, अभी तो अपन कह रहे हैं कि क्षेत्रफल का जो घटक है वो धारा के क्या है, लंबवत है। ठीक है, अगर ये घटक लंबवत न होकर इसके साथ थीटा कोण बनाता है डेल एस, धारा के साथ कौन से कोण पर झुका हुआ है, थीटा कोण पर झुका हुआ हो, तो उस कंडीशन में धारा घनत्व J इज इक्वल टू डेल I डिवाइडेड बाई A कोस थीटा। ठीक है, किसी, ये तो कुल औसत है, किसी अल्पांश में ले तो टाइम को जीरो कर दो, जैसे J सदिश इज इक्वल टू लिमिट डेल T टेंस टू जीरो डेल I डिवाइडेड बाई डेल A एन कैप। ठीक है, या इसे अपन डी आई अपॉन डी ए भी लिख सकते हैं। किसी अल्पांश से प्रवाहित होने वाली, अल्पांश क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाली धारा J इज इक्वल टू डी आई अपॉन डी ए। तो यहाँ पर अपन ले लेते हैं डी आई और डी ए कोस थीटा। अगर धारा क्षेत्रफल धारा के साथ में थीटा कोण पे झुका हुआ हो, तो उस कंडीशन में क्षेत्रफल का क्षैतिज घटक काम में लिया जाएगा डी ए कोस थीटा। कौन सा घटक लेंगे, डी ए कोस थीटा। इस स्थिति में डी आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जे डी ए कोस थीटा। डी आई इज इक्वल टू जे डी ए कोस थीटा। या अपन इसको किस प्रकार लिख सकते हैं, जे सदिश डॉट डी ए सदिश, जे सदिश डॉट डी ए सदिश डी आई इज इक्वल टू, और कुल धारा चाहिए अपने को, तो आई समाकलन कर दो, समाकलन डी आई इज इक्वल टू समाकलन जे डॉट डी ए, आई इज इक्वल टू समाकलन जे डॉट डी ए, ये आ जाएगी कुल धारा। ठीक है, जे डॉट डी ए, क्लियर है। तो यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पता चलती है कि डी आई इज इक्वल टू जे डॉट डी ए, या ये क्या है, जे डी ए कोस थीटा। जहाँ पर एरिया आ जाता है, जहाँ पर क्या आ जाता है, क्षेत्रफल आ जाता है, वहाँ पर अपने को एक नाम याद रखना है, फ्लक्स। ये वैसे दूसरे पार्ट में है, बता दिया जाएगा बाद में। तो इसे अपन धारा घनत्व फ्लक्स भी कहते हैं। इसे अपन क्या कहते हैं, धारा घनत्व फ्लक्स, क्योंकि यहाँ पर क्या आया हुआ है, एरिया आया हुआ है। ठीक है, इसकी पूरी मतलब पूरा बाद में बता दूंगा कि फ्लक्स क्या होता है। यहाँ पर इतना ही ध्यान रखो कि ये क्या है, धारा घनत्व फ्लक्स। इसे धारा घनत्व का फ्लक्स भी कहा जाता है। आई इज इक्वल टू जे डॉट डी ए, क्लियर है। अब मात्रक बनाते हैं इसका। आई का मात्रक देखो, मात्रक देखते हैं क्या बनता है। जे का मात्रक एम्पियर डिवाइडेड बाई मीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, तो एम्पियर बटा मीटर स्क्वायर। और विमा क्या बन जाएगी, m0 L-2 T0 A1, ये इसकी क्या हो जाएगी, विमा। क्लियर है, धारा घनत्व एकदम क्लियर है कि एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाली धारा ही धारा घनत्व कहलाती है। इसका मात्रक है एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, और डी आई इज इक्वल टू जे डॉट डी ए एक धारा घनत्व फ्लक्स कहलाता है। ये एक सदिश राशि है जिसकी दिशा, इसकी दिशा, इसको ध्यान में रखना भाई, इसकी दिशा
धारा की दिशा में होती है। ये 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसा कि धारा घनत्व एक सदिश राशि है तो उसकी दिशा किस तरफ होगी? धारा घनत्व की दिशा धारा की दिशा में ही होती है। जिधर धारा प्रवाहित हो रही है उधर ही क्या है? धारा घनत्व है। यहाँ से डेफिनेशन बना दी जाए, अगर बीच में से क्वेश्चन पूछा जाए तो यहीं से पूछा जाएगा कि धारा घनत्व फ्लक्स किसे कहते हैं? धारा घनत्व DI = J डॉट DA, ठीक है। या इसकी दिशा पूछ लेगा या धारा घनत्व फ्लक्स, अगर घुमा के क्वेश्चन पूछा जाए। वैसे इतना ही घूमेगा, इससे ज़्यादा आपके घूमेगा नहीं। 2 ही चीज़ इंपॉर्टेंट बनती है इसमें कि दिशा क्या होती है, तो इसकी दिशा धारा की दिशा में होगी या धारा घनत्व फ्लक्स किसे कहते हैं, ठीक है। रोक भी अब आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, अपवहन वेग। बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए, कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट बनता है ये अपवहन वेग, जिसे अपवाह वेग भी कहा जाता है। अपवाह वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसे VD द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसे अपन किससे द्वारा प्रदर्शित करते हैं? VD द्वारा। ये एक थ्योरी का टॉपिक है, इसको ध्यान से सुनना आप कि क्या होता है। मैंने अपने पहले लेक्चर में आपको बताया था कि किसी भी चालक पदार्थ में इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में उपस्थित होते हैं। मैं मुक्त इलेक्ट्रॉन की डेफिनेशन दे देता हूँ आपको। वह इलेक्ट्रॉन जिस पर नाभिक का आकर्षण बल क्या होता है? शून्य होता है या नगण्य होता है, जिसके कारण वो चक्कर आसानी से लगा सकते हैं, उन इलेक्ट्रॉनों को मुक्त इलेक्ट्रॉन या चालन इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। एक होता है बद्ध इलेक्ट्रॉन, एक तो मुक्त है, एक क्या है? बद्ध इलेक्ट्रॉन। बद्ध इलेक्ट्रॉन जिस पर नाभिक का आकर्षण बल अधिक होता है, वो बंधा हुआ है, इसका मतलब उसको अपन निकाल नहीं सकते। जैसे अचालक पदार्थों में इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो नाभिक के आकर्षण बल से बंधे हुए होते हैं, तो उनको अपन निकाल नहीं सकते, तो उनको इलेक्ट्रॉनों को अपन क्या कहेंगे? बद्ध इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि उन पर नाभिक का आकर्षण बल क्या होता है? अधिक होता है। और जो एक होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन, जो नाभिक से काफ़ी दूरी पर होते हैं और उन पर नाभिक का आकर्षण बल क्या होता है? नगण्य होता है, जिनको आसानी से अपन एक रूप से या एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उन पर नाभिक का आकर्षण बल कम रहेगा, इसीलिए इनको अपन क्या कहते हैं? चालक पदार्थ। चालक पदार्थों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? अधिक होती है, और उन पर नाभिक का आकर्षण बल क्या होता है? नगण्य। दोनों डेफिनेशन क्लियर है, ठीक है। अब देखो, मैंने ये चालक पदार्थ लिया है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? गति करेगा। इतने सारे इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन किसी भी चालक पदार्थ में इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा होते हैं। तांबे में लगभग 8.49 इंटू 10⁻28 या 29 के करीब प्रति मीटर क्यूब, परमाणु प्रति मीटर क्यूब, मतलब तांबे में लगभग इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन। 8.49 इंटू 10⁻28 से 29 तक इतने मुक्त इलेक्ट्रॉन उसमें उपस्थित होते हैं, तो ये तो बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन क्या है? बहुत ही अधिक है। वैसे चालक पदार्थ का सबसे अच्छा उदाहरण चांदी है, फिर सोना, एल्यूमिनियम, ये तो ये, लेकिन एक तांबे का दिया जाता है कि तांबे में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, तो 8.49 इंटू 10⁻28 या 29, दोनों में से कोई सा भी ले सकते हैं। इसके करीब इसमें क्या होती है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है प्रति एकांक मीटर क्यूब, ठीक है। अब ये तो बहुत से ज़्यादा संख्या है, तो इसका मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन भी क्या रहेंगे? बहुत ज़्यादा रहेंगे। अब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा रहेंगे तो वो टकराएंगे। अगर इलेक्ट्रॉन यादृच्छिक गति करेगा तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? टकराएगा। टक्कर तो होगी। अब ये टक्कर किस किस से होती है? ध्यान से सुनना। इलेक्ट्रॉन की टक्कर किस किस से हो सकती है? इलेक्ट्रॉन की टक्कर इलेक्ट्रॉन से भी हो सकती है। क्यों? वैसे तो अपन कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर प्रतिकर्षण बल लगाएगा, दूर जाएगा, होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा है, एकांक आयतन में भी इतने इलेक्ट्रॉन है तो टकराएंगे वो, ठीक है।
सबसे पहली बात है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन से भी टकरा सकता है। ध्यान से सुनना कि टक्कर किस किस से हो सकती है इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन की टक्कर इलेक्ट्रॉन से भी हो सकती है, परमाणु से भी हो सकती है। ठीक है। तीसरी चीज, पदार्थ में उपस्थित अशुद्धि से भी हो सकती है। किसी भी पदार्थ में अशुद्धि तो रहेगी रहेगी, तो उससे भी टक्कर हो सकती है। मतलब इलेक्ट्रॉन इन तीन चीजों से टकरा सकता है। ठीक है। या तो वो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, या इलेक्ट्रॉन परमाणु से टकराएगा, या इलेक्ट्रॉन उसमें कुछ अशुद्धि होगी उससे टकराएगा। तीन ही चीज से टकराएगा। अब इलेक्ट्रॉन टकराएगा तो उसकी गति चेंज हो जाएगी। जब तक इलेक्ट्रॉन की टक्कर नहीं होती है तब तक वो सरल रेखा में गति करता है। और ध्यान देना हर बात पर, हर लाइन में एक नई चीज आएगी, ध्यान देना हर बात पे। जब तक इलेक्ट्रॉन, जैसे मैं कह रहा हूं कि ये इलेक्ट्रॉन इससे टकराएगा, तो टकराने से पहले इसकी गति जो होगी वो क्या होगी? रेखीय गति होगी। ठीक है। इलेक्ट्रॉन की टक्कर या टक्कर से पहले जो उसका पथ होता है वो जिगजैग टेढ़ा मेढ़ा होता है। कि यहां से इलेक्ट्रॉन गया यहां पर तो सरल रेखा में गति कर रहा है, यहां से टकराने के बाद में हो सकता है कि इधर जाए, यहां दूसरे इलेक्ट्रॉन या परमाणु से टकराएगा तो हो सकता है कि वो इधर जाए। इस स्थिति में इसका जो पथ होगा वो टेढ़ा मेढ़ा होगा, जिगजैग। ठीक है। तो दो बातें आ गई है इसी में कि उसका पथ क्या होता है, एक तो सरल रेखीय होता है। ठीक है। और जो कुल पथ होगा वो क्या होगा? टेढ़ा मेढ़ा, जिगजैग। ठीक है। जब तक टक्कर नहीं करता है तब तक वो सरल रेखा में गमन करता है, और वैसे इलेक्ट्रॉन का पथ क्या होता है? टेढ़ा मेढ़ा होता है। ठीक है। अब एक और बात आती है, अब जब कमरे के ताप पर रखोगे आप किसी चालक पदार्थ को, चालक पदार्थ से कमरे के ताप पर भी इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो सकता है, ध्यान रखना। जब आप चालक पदार्थ को कमरे के ताप पर रखोगे तो इलेक्ट्रॉन का एक निश्चित वेग होगा। कमरे के ताप पर इलेक्ट्रॉन का वेग होता है 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड, 10⁻⁵ मीटर पर सेकंड। ध्यान रखना, कमरे के ताप पर इलेक्ट्रॉन का वेग, कमरे के ताप पर इलेक्ट्रॉन का जो वेग होगा वो कितना होगा? 10⁵ मीटर पर सेकंड। इस वेग से इलेक्ट्रॉन क्या करता है? इसमें चक्का लगाता है। ठीक है। अब इसमें तो कुछ डेफिनेशन आती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आती है, ध्यान से सुनना आप। ये चीज ध्यान में रखना, लिख लेना। देखो, मुक्त पथ, सबसे पहले डेफिनेशन आती है मुक्त पथ। ठीक है। दो कर्मागत टक्करों, देखो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन टकराएगा। ठीक है। दो इलेक्ट्रॉनों की कर्मागत टक्करों के पहले, दो इलेक्ट्रॉनों की कर्मागत टक्कर से पूर्व इलेक्ट्रॉन द्वारा तय की गई दूरी। अब मैं कह रहा हूं कि देखो यहां से इलेक्ट्रॉन टकराया, मान लेते हैं यहां से इलेक्ट्रॉन टकराया, तो टकराने के बाद में वो सरल रेखा में गमन करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? जब वो सरल रेखा में गमन करेगा तो उसका पथ क्या रहेगा? एकदम मुक्त, उसको कोई परेशानी नहीं आएगी। तो ये पथ जो है, ये जो दूरी है, उसे मुक्त पथ कहा जाता है। ठीक है। ये जो दूरी है वो क्या होगी? मुक्त पथ। ठीक है। दोबारा सुनना। ठीक है। तो इसके डेफिनेशन देखो, ध्यान से सुनो कि दो इलेक्ट्रॉनों की टक्कर के मध्य, दो इलेक्ट्रॉनों की टक्कर के मध्य इलेक्ट्रॉन द्वारा मुक्त पथ, इलेक्ट्रॉन द्वारा तय की गई दूरी मुक्त पथ कहलाती है। दो इलेक्ट्रॉनों की कर्मागत टक्कर, दो कर्मागत टक्कर के बाद इलेक्ट्रॉन द्वारा तय की गई दूरी, जितनी इलेक्ट्रॉन टक्कर लगी
टक्कर के बाद में इलेक्ट्रॉन कितनी दूरी तय कर रहा है, वहाँ तक इलेक्ट्रॉन को कोई भी परेशानी नहीं है, तो अपन ने उसको नाम दे दिया मुक्त। ठीक है, और वो दूरी तय कर रहा है, इसका मतलब क्या है, किसी पथ में चल रहा है तो मुक्त पथ। ठीक है, दो कर्माकर टक्करों के बाद इलेक्ट्रॉन द्वारा तय की गई दूरी मुक्त पथ कहलाती है। तो ये तो इलेक्ट्रॉन की बात होगी। अब सारे इलेक्ट्रॉनों को कहते हैं कि सभी इलेक्ट्रॉनों की दूरी तो माध्य दूरी हो जाएगी, उस दूरी को अपन क्या कहेंगे, माध्य मुक्त पथ। माध्य मुक्त पथ, इसे लैम्ब्डा बार द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, ध्यान से सुनना, दो कर्माकर टक्करों के बाद इलेक्ट्रॉन द्वारा तय की गई दूरी का औसत मान माध्य मुक्त पथ कहलाता है। किसी भी चालक पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की टक्कर के बाद इलेक्ट्रॉन द्वारा तय की गई दूरी का औसत मान या माध्य मान माध्य मुक्त पथ कहलाता है। इसे लैम्ब्डा बार द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो मुक्त पथ की डेफिनेशन क्या होगी कि दो कर्माकर टक्करों के बाद इलेक्ट्रॉन द्वारा तय की गई दूरी मुक्त पथ है, और माध्य की बात आ जाती है तो सभी इलेक्ट्रॉनों की औसत दूरी माध्य मुक्त पथ कहलाती है। कोई हार्ड नहीं है। ठीक है, इसका मान लगभग 10⁻⁹ मीटर होता है। माध्य मुक्त पथ की जो दूरी होती है 10⁻⁹, मतलब बहुत ही कम होगी। माइनस में इसका मतलब ये क्या है, बहुत ही कम है। ये चीज़ ध्यान में रखना कि माध्य मुक्त पथ की दूरी कितनी होती, 10⁻⁹ मीटर। ठीक है, इसके बाद में आता है विश्रांति काल। देखो नाम के हिसाब से चलो कहीं दिक्कत नहीं आएगी, मुक्त था इसका मतलब टक्कर नहीं हो रही थी। ठीक है, अब विश्रांति काल है, विश्रांति काल का अपन ने नाम सुना है, क्या होता है, आराम विश्राम करना। तो दो कर्मागत टक्करों के बाद, दो कर्मागत टक्कर के बाद इलेक्ट्रॉन द्वारा तय की गई दूरी में लगने वाले समय को विश्रांति काल कहा जाता है। क्या, एक तो दूरी तय करेगा, अब जितनी दूरी तय करेगा तो उसको क्या लगेगा, समय भी लगेगा। उस समय को अपन क्या कहते हैं, विश्रांति काल। ध्यान में रखना, दो कर्माकर टक्करों के बाद इलेक्ट्रॉन द्वारा तय की गई दूरी तो मुक्त पथ है, और दूरी में जो तय दूरी कर रहा है उसमें जितना समय लग रहा है उस समय को विश्रांति काल कहा जाता है। और सभी इलेक्ट्रॉनों के माध्य समय को माध्य विश्रांति काल कहा जाता है। माध्य विश्रांति काल, इसे टो बार द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसे लैम्ब्डा बार, और इसे अपन किससे लिखते हैं, टो बार द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, चारों डेफिनेशन क्लियर है। एक तो मुक्त पथ, माध्य मुक्त पथ, विश्रांति काल और माध्य विश्रांति काल। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, अब वन वे की डेफिनेशन अब आएगी। मैंने कहा था थ्योरी का टॉपिक है, इसमें 5-6 डेफिनेशन आ गई है अपने पास से। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं कि ये जो चालक पदार्थ था जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे थे, यादृच्छिक रूप से गति कर रहे थे, उस चालक पदार्थ पर अपन क्या लगा देते हैं, विद्युत क्षेत्र लगा देते हैं, ई। जब अपन विद्युत क्षेत्र लगाएंगे तो इस पर इलेक्ट्रॉन पर क्या लगेगा, बल लगेगा, जिसके कारण ये सारे इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, जैसे भी इलेक्ट्रॉन थे विपरीत दिशा में गति करना प्रारंभ कर देते हैं। अभी इतनी देर अपन ने क्या बात करी थी कि सभी इलेक्ट्रॉन आराम से गति कर रहे हैं। ठीक है, तो इनका औसत वेग 0 था। उनका औसत वेग क्या था, 0 था। अब जैसे ही अपन ने इस पर विद्युत क्षेत्र लगाया, जैसे ही अपन ने क्या लगाया, इस पर विद्युत क्षेत्र लगाया, तो सारे इलेक्ट्रॉन पर बल लगा। ठीक है, बल लगेगा तो इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करना क्या कर देते हैं, प्रारंभ कर देते हैं।
ठीक है। अब इस पर बल लगेगा तो ये ऐसे गति करेगा, इधर जा रहा था हल्का सा, वो हल्का सा इधर हो जाएगा। ये इस तरफ जा रहा था तो इसने अपना पथ क्या कर लिया, हल्का सा ऊपर करके इधर हो गया। जैसे बल लगेगा इसने अपने पथ को क्या कर लिया, इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में करना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, तो अपन कह रहे हैं कि सभी इलेक्ट्रॉन अब एक ही दिशा में गति करना शुरू कर रहे हैं। जो अपवन वेग विद्युत क्षेत्र जितना ज़्यादा लगाओगे अपवन वेग का मान उतना ही ज़्यादा होगा। मैं कह रहा हूँ मैंने विद्युत क्षेत्र थोड़ा कम लगाया है तो हो सकता है कि ये 4 इलेक्ट्रॉन ही जावे। बात ध्यान से सुनना, अगर मैंने विद्युत क्षेत्र कम लगाया है तो इन 4 पर ही बल लगेगा तो 4 इलेक्ट्रॉन ही इधर जाएंगे, बाकी गति करते रहेंगे। ठीक है, मैं और ज़्यादा लगा रहा हूँ तो ये और ज़्यादा कवर हो रहा है, बहुत ज़्यादा लगा दिया तो सारे इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, कवर हो गए। तो इस स्थिति में सभी इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करना प्रारंभ कर दिया। तो अब सभी इलेक्ट्रॉनों का एक औसत वेग उत्पन्न होगा। इतनी देर तो कुछ नहीं था, लेकिन अब इन्होंने एक ही दिशा में गति करना प्रारंभ कर दिया है तो इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, एक औसत वेग तो होगा ही होगा ना। इतनी देर तो अपन कह रहे थे कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन अब अपन कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन का औसत वेग होगा। क्यों? क्योंकि सभी इलेक्ट्रॉन एक ही दिशा में जा रहे हैं। कौन सी दिशा में? विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। ठीक है, तो इस समय इलेक्ट्रॉन का जो औसत वेग होगा उस वेग को ही अपवाह वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहा जाता है। इस वेग को ही अपन क्या कहेंगे, अपवाह वेग, अपवहन वेग या ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मतलब डेफिनेशन ध्यान से सुनना, यदि किसी चालक पदार्थ पर विद्युत क्षेत्र लगाया जाता है तो इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करना प्रारंभ कर देते हैं, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन का एक औसत वेग उत्पन्न हो जाता है। इलेक्ट्रॉन का एक औसत वेग उत्पन्न हो जाता है, इस औसत वेग को ही अपवाह वेग कहा जाता है। डेफिनेशन क्लियर है? दोबारा सुनो, यदि किसी चालक पदार्थ पर विद्युत क्षेत्र लगाया जाता है तो चालक पदार्थ में उपस्थित इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करना प्रारंभ कर देते हैं, जिसके कारण इलेक्ट्रॉनों का एक औसत वेग उत्पन्न हो जाता है। इलेक्ट्रॉनों के इस औसत वेग को ही अपवाह वेग या अपवहन वेग कहा जाता है, जिसे Vd द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। और Vd हमेशा विद्युत क्षेत्र के समानुपाती होगा, ये आगे आएगा। लेकिन विद्युत क्षेत्र जितना ज़्यादा लगाओगे Vd का मान उतना ही क्या रहेगा, अधिक रहेगा। इसका मात्रक होता है मीटर पर सेकंड। वेग है तो वेग का मात्रक मीटर पर सेकंड। ठीक है, एक और बात ध्यान देना, इसमें जब विद्युत क्षेत्र लगाएंगे तो इसमें अपवन वेग उत्पन्न होगा। उस अपवन वेग का जो मान होगा वो 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड होगा। क्या? जब कमरे के ताप पर रखा गया था तब उसका वेग था 10⁻+5। अब मैं कह रहा हूं कि इनका औसत वेग कितना होगा, 10⁻⁻5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो अपवन वेग का मान 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है।